हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग, और उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल्स, स्फीयर्स, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर बात होगी। तो चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। पहले पढ़ेंगे, उसकी एक्सिस में निकालेंगे, फिर स्फीयर और शेल्स की बात करेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए, ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस तरह से चार्ज दिखा दिया हमने। ये क्यू चार्ज है, ये चार्ज दिख रहा है आपको, इसको हमने क्यू मान लिया। रेडियस ऑफ द रिंग इज सपोज आर, and we have to determine the potential along the axis of the ring at point P। suppose इसकी पॉइंट पे डालना और ये डिस्टेंस x है। देखिए, दिमाग में रखना, रिंग इस तरह से है और सामने पॉइंट है, तो रिंग पर हमने कोई भी एलिमेंट की चार्ज ही लेना, जैसे ये हमने डी क्यू चार्ज, तो इस डी क्यू चार्ज से यहाँ P की डिस्टेंस ये मान लो हमने स्मॉल आर ली है। अब हम ये बताना चाहते हैं, ये डी क्यू कहीं पर भी लेते हैं, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, इस P पॉइंट की डिस्टेंस कैसी है, सेम, क्यों कौन टाइप का बन रहा है ना, कौन टाइप का, उससे ये सेम सेम सेम, तो ये डिस्टेंस सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले चलिए, पोटेंशियल एट P ड्यू टू एलिमेंट DQ, पोटेंशियल एट P ड्यू टू एलिमेंट, ये जो DQ चार्ज रहता है इसके कारण P पॉइंट होते हैं। वैसे इसको हम लंबा भी कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लेते हैं, फिर लैम्डा बराबर Q अपॉन L, इस पार्ट हम DL लेते हैं, तो लैम्डा इनटू DL चार्ज दिखाते हैं, तो काफी लंबा हो जाता है। ये सीधा ही है, तो लंबा करने की कोशिश मत करो इसको। तो पोटेंशियल DP बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ अपॉन R, तो K मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q की जगह DQ अपॉन R। अब कहीं और भी हम एलिमेंट ऐसे DQ लेते हैं तो भी पोटेंशियल नहीं आता, क्यों R सेम रहता। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालें, टोटल पोटेंशियल एट द P पॉइंट, तो हम क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे या सबको इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो R की वैल्यू है, इसको भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि डायगोनल डिस्टेंस आपको कई बार दी जाती है, कई बार नहीं भी दी जाती है। तो चलिए, हेंस दो लाइन में मैं बताऊं, टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू होल रिंग, और पूरी रिंग की बात करेंगे तो V बराबर, इसका हम इंटीग्रल कर देंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और 1 अपॉन R भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर क्या रहेगा, dq, R कांस्टेंट है। अब ये dq सब जोड़ के टोटल चार्ज आ जाएगा, कितना q आ जाएगा, तो रहेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। ये बड़ा जाना पहचाना सही, KQ अपॉन R है। बस यहाँ करना क्या, ये जो R है ना, ये इसको चेंज कर लो रेडियस में और ये x में। कैसे करेंगे, देखिए, ये पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इस r की जगह हम लिख सकते हैं, तो ऐसे भी ये फार्मूला हो जाएगा, v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 मतलब ये P पॉइंट आ जाएगा सेंटर पे। तो इफ x बराबर 0, इसका मतलब दैट इज
हम बात कर रहे हैं सेंटर, तो कितना आएगा अगर x 0 हो जाएगा तो v बराबर आएगा, देखिए ये वाला सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, x 0 हो गया q अपॉन r। तो रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। तो इसमें नया कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बच्चे का अगर नहीं पढ़ा तो कहते सर रिंग नहीं पढ़ाया, तो इसलिए हमने रिंग लिख दिया। इसमें रिंग में कुछ नहीं है, जैसे हम पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण निकालते थे के क्यू अपॉन आर, वैसे ही रिंग के कारण निकालते हैं। तो फार्मूला वही है के क्यू अपॉन आर, इस आर को चेंज कर लिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो मेन सेक्शन इसमें पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल्स, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग शेल, क्योंकि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस लॉ वाले सेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। अभी हम इनकी पोटेंशियल निकालेंगे और हमें रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो बहुत ही आसान है रिलेशन, इसलिए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर हमें E पता है तो हम V कैसे निकालेंगे। तो उसी रिलेशन का यूज करके हम सारे पोटेंशियल 1 मिनट में निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल्स या कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों के रिजल्ट सेम थे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो दोनों के पोटेंशियल के रिजल्ट कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे, देखते हैं। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑब्लिक कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों एक साथ इसलिए लिए हैं कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही था, आपको पढ़ाया जा चुका है। अब रिलेशन याद है, हमने बताया था E बराबर माइनस डी बी अपॉन डी आर, यहाँ से रिलेशन आया था B बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ E डी आर, सेम रिलेशन था। लिमिट थी इंफिनिटी से जिस पॉइंट तक ला रहे थे, R तक ला रहे तो R है, जो भी यहाँ पर लिमिट हो सकती है, कहाँ तक ला रहे हैं। एनीवे तो E के मान हमें पता है, स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, अंदर कितना होता है, यही पता है। तो पोटेंशियल भी सरफेस पे कितना होगा, बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 1 मिनट का इंटीग्रल है, ठीक है ना। चलिए हम आपको याद दिलवा दें, इस तरह से ये स्फेरिकल शेल था, आर रेडियस के स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज कहाँ होता है, शेल के सरफेस पे, क्यू चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर था, सरफेस पे के क्यू अपॉन आर था, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0। तो हम पहला केस लेने जा रहे हैं, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं आउटसाइड, P पॉइंट पे पोटेंशियल। पोटेंशियल डेफिनेशन क्या होती है, अगर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैंने बताया था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P। लिमिट अभी बता रहे थे इंफिनिटी टू R, तो P का मतलब R है, तो कुछ नहीं, लिमिट की कोई इतनी जरूरत नहीं है। हमने बताया था यहां पर निकालना सबसे पहला केस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द शेल, पोटेंशियल आउटसाइड द सेल निकालने जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल हमें पता है। देखिए B बराबर फार्मूला का माइनस इंटीग्रल ऑफ E डी आर लिमिट इंफिनिटी से P का मतलब R। अब ये E जो है ना, E आउटसाइड कितना होता है, ये Q अपॉन R स्क्वायर आपको पढ़ाया जा चुका है। E की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो V आउटसाइड आ जाएगा, V आउटसाइड आ जाएगा। तो देखिए V आउटसाइड कितना हुआ, माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी टू R, E की वैल्यू डाल दो, KQ अपॉन R स्क्वायर dr, KQ बाहर आ जाएगा, बाहर निकाल दो KQ, माइनस ऑलरेडी बाहर है, देखिए इंटीग्रल, ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो R की पावर -2 बनेगा, इस तरह से R की पावर -2 dr। तो इंटीग्रल करेंगे तो R की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 आएगा, R की पावर -1 अपॉन, इंटीग्रल कर दिया मैंने, ये आएगा इंटीग्रल R की पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू, इस माइनस ये माइनस गया, ये हो गया KQ 1 अपॉन R इंफिनिटी से
आर की पावर -1 को 1/r लिख दिया, लिमिट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो r आएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो आंसर आएगा बी आउटसाइड k q अपॉन r एज एक्सपेक्टेड। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता था, रिलेशन ई डी आर है, ई की वैल्यू डाल के हमें इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रल किस तरह करना था 1/r² का इंटीग्रल पता हो गया। अब पोटेंशियल सरफेस पे निकालना है, तो चलिए सरफेस निकाल देते हैं, केस 2 एट सरफेस ऑफ सेल। सरफेस का मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल आर। आपका पी पॉइंट कहां जाएगा, ये पी पॉइंट यहां आ गया, चल क्या गया। फिर वही फार्मूला v सरफेस पे निकालना है, तो माइनस इंटीग्रल ई डी आर लिमिट इन्फिनिटी से कहां तक कैपिटल आर। कुछ नहीं करना, स्मॉल आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, सीधा फिर रिजल्ट ये स्मॉल आर ये क्या जाएगा कैपिटल आर आ जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होना है। ये कोई टॉपिक बेसिकली है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं पढ़ाओ तो बच्चे कहते सर ये टॉपिक ही नहीं कराया, इसमें टॉपिक है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं और रिलेशन आपको पता है कि सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कुछ लगी नहीं रही है। तो ई डी आर हो गया, ई सरफेस वाला कितना होता है, ई सरफेस होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर से, ध्यान रखिए ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वी सरफेस आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डी आर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख सकते हैं, वी सरफेस बराबर आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर जो कि कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है। चलिए अब क्या करना है, सरफेस पा गया, अब इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर के भी रिजल्ट यही आएंगे, क्यों कंडक्टिंग स्फीयर के भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होते हैं जो स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। थर्ड inside the cell, inside the shell। अब स्मॉल आर छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, यहाँ पर काफी गड़बड़ कर देता बच्चा, ये पी पॉइंट अंदर आ गया, ये पी पॉइंट यहाँ भी आ गया स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब यहाँ पोटेंशियल निकालना है, देखिए वी इनसाइड माइनस ई डी आर लिमिट इन्फिनिटी से आर स्मॉल आर कीजिए। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, तो यहाँ अगर 0 आ जाएगा तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा कांस्टेंट। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल कैसा होगा कांस्टेंट, याद रख लो, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा तो एस समझ लो, E बराबर मैंने बताया था माइनस का dv अपॉन dr, ये जो रिलेशन है आया कहां से, तो आया ना, तो E कितना होता है 0 अंदर, तो 0 बराबर dv अपॉन dr, dv अपॉन dr मतलब डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r 0, इसका मतलब क्या हुआ dv अपॉन dr 0, दिस implies this means E equal to constant, dv upon dr is equal to 0 means differential of v with respect to r is 0, it means v is constant, क्यों constant का ही डिफरेंशियल क्या होगा 0 का, तो सॉरी v is constant, E बराबर 0 है कहां अंदर, तो 0 यहां लिखेंगे तो dv upon dr is equal to 0, इसका मतलब डिफरेंशियल v का 0, इसका मतलब v क्या होगा कांस्टेंट होगा, बार-बार ये लिख देता हूं, बार-बार ये आ रहा है वहां पर, तो v इक्वल टू कैसा होगा कांस्टेंट, वैसे यहां से बताया था e की जगह 0 रखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट, या यहां समझ लो e की जगह 0 रख दिया डिफरेंशियल ऑफ v इक्वल टू 0, इट मींस v इक्वल टू कांस्टेंट।
इसका मतलब किसी भी स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल कैसा होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो सरफेस वैल्यू होती है, याद रखना कांस्टेंट का मतलब V इक्वल टू KQ अपॉन R, ये है कांस्टेंट। जो सरफेस में पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, तो अंदर भी पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है, मतलब जो सरफेस होता है वही अंदर होता है, दिमाग में रख लेना। क्योंकि जब हम पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स या कॉन्सेंट्रिक सेल्स करेंगे तो आपको सब पता होना चाहिए कि अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, सरफेस क्या होता है। तो ध्यान रहे स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैं बता देता हूं, हमने जो रिजल्ट निकाला है स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, E आउटसाइड KQ अपॉन R स्क्वायर और V आउटसाइड कितना आया KQ अपॉन R। E सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, V सरफेस पे KQ अपॉन R, E इनसाइड 0 और V इनसाइड KQ अपॉन R। ये रिजल्ट है आपके, इनको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में बाहर और सरफेस पे तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही था जो यहाँ था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जीरो नहीं था, तो वहाँ पोटेंशियल ये चीज नहीं आएगी, तो हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी पढ़ना, ठीक है ना। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। Potential due to non-conducting sphere, non-conducting sphere, देखिए non-conducting sphere के ये non-conducting sphere है, इसके बाहर अगर P पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था KQ अपॉन R स्क्वायर होता था ना, तो अब यहाँ पर V अगर निकालेंगे V आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो इंटीग्रल करेंगे माइनस PdR, रिजल्ट इंफिनिटी से R को आएगा KQ अपॉन R को निकालने की जरूरत नहीं, अभी हम निकाल चुके हैं इसको। नॉन कंडक्टिंग के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो अभी स्फेरिकल शेल के बाहर था, तो पोटेंशियल सेम ही आएगा। अब सरफेस की बात करें, अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पर P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सरफेस पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर सरफेस पे, तो पोटेंशियल भी सरफेस पे कितना होगा KQ अपॉन R, जैसे अभी पीछे निकाला था, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये दो केस तो सेम है, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे स्फेरिकल शेल हो, बाहर और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होते हैं और पोटेंशियल भी जो हमने ये निकाले यही आएंगे। अब अंतर कहाँ है? पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए चेंज कहाँ है? इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये देखो ये R रेडियस का स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब हमें किसी P पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल निकालना है स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पर। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में वर्क डन निकालना पड़ेगा, मतलब V बराबर V इनसाइड की बात हो रही है माइनस EdR लिमिट इंफिनिटी से R। अब देखो अगर इंफिनिटी से इस R तक की बात करें तो इसमें दो रीजन है, इंफिनिटी से यहाँ तक की बात करें तो ये आउटसाइड का एरिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इस पॉइंट के अंदर की बात हमें पोटेंशियल यहाँ निकालना, इस पॉइंट के अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ वाला नहीं है, तो आप लिमिट एक साथ नहीं लगा सकते हो। एक साथ लिमिट लगाने का मतलब E की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सेम है, ऐसा नहीं E की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अलग है और यहाँ से यहाँ तक अलग है। तो इस लिमिट को हमें दो टुकड़ों में तोड़ना होगा, इसको ऐसे लिखना होगा माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी टू R, इंफिनिटी टू R मतलब यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक होता है, यहाँ अलग इंटीग्रल होगा, प्लस अब इस R से लेकर के यहाँ तक स्मॉल r तक, R से लेकर के स्मॉल r तक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है। आप सुनिए, अभी तक हम लिमिट लगा रहे थे तो
उस लिमिट का मतलब होता था यहाँ से यहाँ तक ई की वैल्यू सेम होती थी, यहाँ रख देते थे, हम इंटीग्रेट कर देते। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से यहाँ तक ई सेम है नहीं, यहाँ से यहाँ तक की अलग है। यहाँ ये कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ अंदर ये कितना होता है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू। गाउस का हमें पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, बाहर ये होता है, तो दोनों सेम थोड़ी है। तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक अलग कर दिया, ई की वैल्यू फिक्स है, और यहाँ से यहाँ तक ई की वैल्यू अलग है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिमिट करके अलग कर दिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना और कुछ नहीं करना, फिजिक्स खत्म, मैथ्स चालू। चलिए वैल्यू डालिए माइनस, ये माइनस की बाहर है, इसको लगा लीजिए, ई डी आर इनफिनिटी टू आर। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू अपॉन आर आएगा, या इसको डायरेक्ट लिखो यार, चलो अपने करना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर प्लस आर से आर, ई की वैल्यू के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर। ये तो इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर है तो माइनस के क्यू बाई आर आएगा, और माइनस को अंदर ले लेंगे, ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो काम हो जाएगा अपना। देखिए चलिए माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू आ जाएगा बाहर, माइनस वन अपॉन आर आएगा, माइनस का वन अपॉन आर आएगा, लिमिट लगी, ये माइनस अगर अंदर होता तो माइनस माइनस कट जाता था, अभी माइनस बाहर ही रहना है, प्लस इसका इंटीग्रेट करो, ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, ये टर्म जब कांस्टेंट हो गया तो इसका इंटीग्रेट कितना हुआ, आर स्क्वायर बाई टू, के क्यू बाई आर क्यू, ये तो कांस्टेंट हो गया, और आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर बाई टू आएगा, लिमिट कैपिटल आर स्मॉल आर। ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रल कर दिया, वन अपॉन आर स्क्वायर का माइनस वन अपॉन आर होता, लिमिट लगा दी कैपिटल आर, और इनफिनिटी लोअर लिमिट है वो जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई टू, अब लिमिट लगा दो। अब चाहो तो इस माइनस को भी अंदर ले सकते हो आप, माइनस ले रहा हूं अंदर, ये हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये माइनस अंदर ले लिया, इस माइनस क्या ले आ रहे हैं, माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, टू ले देता हूं बाहर इसको, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। टू यहाँ आ गया, ये माइनस इसकी वजह से यहाँ आ गया, आर की लिमिट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो क्या कुछ कॉमन बन रहा है, जो भी कॉमन बन रहा हो उसको कॉमन ले लो, बाकी हटा देते हैं। के क्यू अपॉन आर को कॉमन हमें दिख लिया है, तो उसको तो ले लेते हैं पहले कॉमन, के क्यू अपॉन आर, यहां से क्या बचेगा वन, माइनस के क्यू बाई आर कॉमन आ गया, यहाँ आएगा वन अपॉन टू आर स्क्वायर, टू आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, के क्यू बाई आर, टू आर स्क्वायर माइनस टू आर स्क्वायर क्या माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, बस खत्म। इस टू आर स्क्वायर को इधर लिख लो, दिख जाएगा के क्यू अपॉन टू आर क्यू, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, टू आर को दिया जाएगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल आ गया इनसाइड, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कैसा था, कांस्टेंट, जो सरफेस में था। स्फेरिकल शेल के अंदर कितना था, कांस्टेंट, जो सरफेस, क्यों कि दोनों ही केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं तो पोटेंशियल अंदर ही आया, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पता नहीं आपने नोट किया है नहीं किया है, चलिए मैं हटा देता हूँ इसको।
अगर हम स्मॉल आर को जीरो रखते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू जीरो मतलब सेंटर की बात कर रहे हैं, इफ स्मॉल आर इक्वल टू जीरो दैट इज एट सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो बी सेंटर कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा 3/2 KQ अपॉन आर, और ये रिजल्ट किसका है, सरफेस पे, तो बी सेंटर इक्वल टू 3/2 ऑफ बी सरफेस। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 1.5 गुना होता है, ठीक है ना। अगर वेरिएशन का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ये हो गया सरफेस VS, यहां लिख देता हूं कितना होता है KQ/R, ये V सेंटर हो गया, कितना होगा 1.5 ऑफ VS, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ का वेरिएशन और बाहर का रिजल्ट ऐसे ही है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये V का ग्राफ है, ये V का ग्राफ है R के साथ, ये सेंटर है, यहाँ स्मॉल इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस की पोटेंशियल KQ अपॉन कैपिटल R होता है, सरफेस से अंदर जाने पर पोटेंशियल जो है ना बढ़ रहा है, देखो सरफेस का 1.5 गुना होता है इस तरह से, और बाहर तो V बराबर होता है KQ अपॉन स्मॉल r, तो इस तरह से ग्राफ आता है पोटेंशियल का। तो इसमें हमने जो वीडियो लेक्चर पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग KQ अपॉन R ही आया था, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। तो स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के पोटेंशियल सेम थे, क्योंकि दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, बाहर सरफेस अंदर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फेरिकल शेल के केस में होते हैं वही कंडक्टिंग स्फीयर में होते हैं, तो तीनों के पोटेंशियल सेम थे। फिर नॉन कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल बाहर और सरफेस पे तो वही आया था जो कंडक्टिंग स्फीयर में आया था, लेकिन अंदर जो है ना पोटेंशियल वो थोड़ा सा अलग आया है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और सेंटर में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रिक सेल्स पढ़ेंगे, और कॉन्सेंट्रिक सेल्स का पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है ना वो कॉन्सेंट्रिक सेल्स पे किस तरह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, और वहां से काफी क्वेश्चंस जेईई और नीट में आते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू द कॉन्सेंट्रिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द कॉन्सेंट्रिक सेल, उसमें हम गाउसियन सरफेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो आप ध्यान रखना उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और उससे पहले ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम कॉन्सेंट्रिक सेल्स पढ़ेंगे तो सेल के अंदर कितना होता है पोटेंशियल, बाहर कितना होता है, सरफेस कितना होता है, वो रिजल्ट तो हमें यही काम में लेने हैं ना। तो एग्जैक्टली ये वीडियो लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं पता है, यहाँ वाले रिजल्ट्स नहीं पता है, तो जब हम कॉन्सेंट्रिक सेल्स की बात करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा शेल, कॉन्सेंट्रिक सेल तो बहुत सारे होंगे ना, ए सेल, बी सेल, सी सेल, तो बी के लिए ये अंदर कौन सा होगा, बाहर कौन सा होगा, अंदर पोटेंशियल कितना होता है, बाहर पोटेंशियल कितना होता है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इसको समझना है, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, लेकिन क्या बताएं, पता नहीं बैठते हो नहीं बैठते हो, यूँ देखते रहते हो, तो देखने से काम नहीं चलेगा, ये फिजिक्स है, इसको हाथ से लिख के करना पड़ता है डेरिवेशंस को, तब समझ में आती है। तो ध्यान रखना, अगले वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द कॉन्सेंट्रिक सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले ये वीडियो लेक्चर सबको आना चाहिए, तभी हम वो चीज़ें कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।